अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हम लोगों ने एलआरआर पढ़ा उसके कितने कंपोनेंट होते हैं या कितने उसके अंदर पार्ट होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं। तो हम ये बोल देंगे कि एलआरआर हैज टू कंपोनेंट्स, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है जी। कई बार तो कंपोनेंट्स लिखा भी नहीं होता, कई बार तो अकाउंट्स लिखा होता है या इस तरीके से कुछ लिखा होता है। ठीक है जी। सबसे पहला जो है वो क्या है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दोनों हैं वही टॉपिक, वही चीज है, काम ऑपरेट बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, लेकिन मतलब दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले मेरे एक एग्जांपल में कि जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था एग्जांपल के अंदर कि जो टोटल डिपॉजिट्स थी वो कितनी थी। अभी एग्जांपल दे रहा था ना कि टोटल डिपॉजिट कितनी थी एक्सिस बैंक की, वो 1000 थी। और इसके अलावा जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट थी वो 10% थी, जिसमें आपने क्या करा, लीगल रिजर्व निकाल लिया, सॉरी 20% थी, जिसमें आपने लीगल रिजर्व निकाल लिया 200 रुपीज। ठीक है। तो यही जो 200 रुपये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यही 200 रुपये जो है वो दो पार्ट में तोड़ दिए जाते हैं। एक का नाम जो है हम क्या रखेंगे, सीआरआर, और एक का नाम क्या रखेंगे, एसएलआर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सीआरआर मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सीआरआर जो है पूरा नाम तो कैश रिजर्व रेशो है। ठीक है जी। तो मान के चलिए पूरा नाम लिख दूं क्या, कैश रिजर्व, पूरा नाम बाद में लिख दूंगा। तो जो सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो जो है, मैंने कहा मान के चलिए इसमें से कैश रिजर्व रेशियो जो है फॉर एग्जांपल कितना है, 30 रुपीज है, वो कैश रिजर्व रेशियो है। और मैंने कहा मान के चलिए बाकी का जो 170 रुपये है वो क्या है, वो एसएलआर है। तो ये जो 30 रुपीज है, ये आप ये लेके चलिए कि इस पैसे को कॉमर्स है, तो ये पैसा किसके पास था, अच्छा ये पैसा किसके पास था, ये क्या है, किसकी डिपॉजिट्स है, कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स है। तो जाहिर सी बात है ये पैसा किसके पास होगा, कमर्शियल बैंक के पास होगा। तो ये पैसा भी अभी किसी के पास है, किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास ही है। ये सब कमर्शियल बैंक का ही तो पैसा है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इस 30 रुपए को जो है वो डिपॉजिट कराएगा, मतलब सीआरआर को जो है वो डिपॉजिट कराएगा, डिपॉजिट विद विद सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। मतलब ये पैसा जो है जाकर वो डिपॉजिट करवाएगा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। और याद रखिएगा ओनली इन कैश, ओनली इन कैश। जबकि ये जो सिचुएशन है ये दोनों बिल्कुल एसएलआर की जो है वो सीआरआर से बिल्कुल अपोजिट है। ये डिपॉजिट किसके पास होगी, डिपॉजिट विद, ये किसके पास रहेंगी, ये 170 रुपीज किसके किसके पास रखा जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास, खुद अपने पास ही रखेगा। हाँ वो बात अलग है कि दोनों के अंदर कंडीशन यही है कि ना तो इस 30 को ना इस 170 को, दोनों को ही लोन के तौर पे यूज नहीं कर सकता। समझ में आया? मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक हूँ और मुझे 200 रुपए का जो है वो ये लीगल रिजर्व मतलब मेंटेन करके रखना है, तो उसमें से 30 रुपीज निकाल के तो जाके मैं सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दूंगा, और 170 रुपीज को मैं अपने पास ही रखूंगा। और ये दोनों जो मैंने डिवीजन किया है 30 एंड 170, इन दोनों को ही मैं पब्लिक को लोन पे, अगर आप मान लीजिए आप पब्लिक और आप मुझसे लोन मांगते भी हो तो मैं अपना सारा पैसा उठा के दे दूंगा एक्सेप्ट फॉर दिस मनी। इस पैसे को मैं लोन पे नहीं दे सकता। क्यों? ये ऊपर की गाइडलाइंस है, सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस है जो कि हर कमर्शियल बैंक को फॉलो करनी होती है, अदरवाइज कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है वो उनको पनिश भी कर सकता है, मॉनेटरी टर्म्स या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जैसे भी पनिश करना है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो है देखी जाएगी वो क्या है, जो सेकंड चीज है वो ये है कि कैश रिजर्व रेशो तो कैश फॉर्म में होगा, लेकिन जो आपका एसएलआर है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, पूरा नाम क्या है, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है जी, एसएलआर बोल देते हैं जिसे। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है ये ईदर इन कैश, ईदर इन कैश, ठीक है, या ऐसे नहीं बोलूंगा कि ईदर और ईदर और तो ऑप्शनल हो जाएगा ना, कि या तो सिर्फ कैश होगा या तो सिर्फ काइंड होगा। क्या बोलेंगे, मे बी इन कैश। ठीक है जी। ठीक है। और मे बी इन, मे बी इन काइंड, कैश में भी हो सकती है या काइंड में। काइंड का मतलब है कि जैसे सिक्योरिटीज हो गई,
170 रुपीज की सिक्योरिटी रख ली, जरूरी नहीं कि कैश ही 170 मेंटेन करना है, सिक्योरिटी मेंटेन कर ली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये मैंने आपको बोला है। तो कैश काइंड का मतलब यहाँ पे गेहूं चावल मत समझ लेने लगना, ये काइंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ सामान, सामान का मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे काइंड लाइक एग्जांपल में दे दिया सिक्योरिटीज, लिख दिया मैंने स्पेशली। ठीक है जी। तो SLR भाई ये मैंने सब कुछ बता दिया है। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। अच्छा ये बात मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग दोनों की सेम ही चलेगी। गोल्ड मेंटेन कर सकते हैं, हाँ गोल्ड मेंटेन कर सकते हैं अगर वो इनके दी हुई सेंट्रल बैंक की दी हुई लिस्ट में, क्योंकि क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं, किस फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, ये भी सेंट्रल बैंक बताता है। तो यदि वो उसमें एग्जिस्ट करता होगा तो डेफिनेटली उसमें मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? तो कैश में मेंटेन कर सकते हैं, या मैं एक सेकेंड हम देख ही लेते हैं ना, इसमें तो वैसे 12th की बुक में तो सीरियसली कुछ ज्यादा डिटेल में ऐसा है नहीं, ठीक है ना। 12th की बुक में तो इतना कुछ बढ़िया इन्होंने देते नहीं है। मैं देख के बता देता हूँ आपको, इसमें मेंटेन करके लिए बोला हुआ है इन्होंने। तो इसमें तो बोला ही नहीं हुआ कुछ, इसमें तो जो है जितना मैंने पढ़ा है उतना ही नहीं हुआ। 6 चैप्टर में देख लेते हैं, 6 चैप्टर में जरूर होगा। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा तो हाँ लिखा हुआ है ना, ये पेज नंबर 6.9 पे कि SLR इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स। डेजिग्नेटेड काइंड का मतलब यहाँ पे काइंड हटा ही देता हूँ, आप परेशान होंगे। मे बी इन डेजिग्नेटेड, मैंने बोला था ना डेजिग्नेटेड मतलब जो स्पेशली बनाया गया उसी के लिए। मे बी इन डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, ठीक है जी। सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। लेकिन वो सारी चीजें मैं ज्यादा डीप में करा नहीं रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अच्छा इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है, ये क्वांटिटेटिव वाले कंप्लीट हो गए, क्वांटिटेटिव में से ज्यादा नहीं है, वर्किंग सेम ही है। सर मेरी क्लास है तो मुझे अभी लीव करनी है मीटिंग। बेटा मैं अभी 5-7 मिनट तो और पढ़ाऊंगा, अभी 7 मिनट, ठीक है जी। 5 to 7 मिनट मैंने लेट ज्वाइन करा था, 5 to 7 मिनट पढ़ा के मैं क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है जी। बाकी अगर आप लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके आपके पास है। तो अगर मान के चलिए सिचुएशन किसकी है, अगर सिचुएशन किसकी है, सिचुएशन मान के चलिए एक्सेस डिमांड की है। सिचुएशन किसकी है, सिचुएशन मान के चलिए एक्सेस डिमांड की है, या बोल सकते हैं इन्फ्लेशन की है। किसकी है? इन्फ्लेशन की है। तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इस CRR को या इस SLR को, मतलब बात वही है, मैंने LRR बोला था, मैंने तो LRR बोला था ना, तो जो मैंने LRR बोला था उसी के अंदर आते हैं ये दोनों, तो बस तो इनको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इन्हें बढ़ाते ही जो कैश जो बचेगा, जो एडवांसिंग कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, एडवांसिंग कैपेसिटी, एडवांसिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की जो एडवांसिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगी। और यदि मान के चलिए डेफिशिएंट इकोनॉमी में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, या मैं बोल सकता हूँ डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है। आज मैं बोल रहा हूँ ना लास्ट चल रहा है, आज ये इसकी लास्ट लेक्चर है, इसके बाद फिर अब लेक्चर नहीं होंगे, इस एटलीस्ट इस यूनिट के तो लेक्चर नहीं होंगे। डाउट सेशन हो सकता है कोई एक आध, लेकिन आप लोगों के ये लेक्चर नहीं होंगे, मतलब डिटेल्ड थ्योरी खत्म है लास्ट आज जो चल रही है आप लोगों की। नोट्स भी आप लोगों पर 95% तक नोट्स आ चुके हैं, बस मॉनेटरी पॉलिसी के नोट्स आप तक कभी नहीं आए हैं, वो धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अच्छा बीच में एक सीटें खाली छूट गई।
क्वालिटेटिव नहीं करने, नहीं क्वालिटेटिव करने कौन मना कर रहा है, क्वालिटेटिव नहीं करने, क्वालिटेटिव करने मैं कर रहा हूँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट टॉपिक है। क्वालिटेटिव मेजर्स तो मैं करा रहा हूँ 5 मिनट के ही है, तो इसमें तो ज्यादा इतना है भी नहीं। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या आएगा, बस यही है 5 मिनट का, जो 5 मिनट नहीं 2 मिनट का जो समझना है, और बाकी तो 2-2 मिनट की भी नहीं है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली, ऐसे समझिए कि जब भी आप कभी लोन लेने जाते हैं तो लोन के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा इसको भी। लेट सपोज कि आपने जो है लोन लेना है, आपने सपोज करो लोन कितने का लेना है, आपने बैंक से लोन लेना है, सपोज करो 500 रुपये का लोन लेना है, ठीक है जी, 500 रुपीज का लोन लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी ही पड़ेगी। बिना कोलेटरल सिक्योरिटी रखे, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी रखे कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए आपने कोलेटरल सिक्योरिटी कितने की रखी, सपोज करो कोलेटरल सिक्योरिटी आपने रखी 700 रुपीज की, और लोन आपको कितने का मिला, 500 रुपये का लोन मिला। तो ये 200 रुपये का बीच में जो गैप होता है, ये 200 रुपये का जो बीच में गैप होता है, इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर कोई पूछे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंस है किसका, कोलेटरल सिक्योरिटी का, किसका, कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटीज का, और लोन इशूड का, जो भी लोन है, इनके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, इनके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, ऐसे समझ लीजिए, इनके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी एक एग्जांपल में मैं आपसे ये कहूँ कि सिक्योरिटी तो कोई आदमी हमारे पास 700 ही लेके आया, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें रखनी थी सपोज करो 300 रुपये। तो बताओ हम लोन कितने का इशू करेंगे, सोचो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, सोचने वाली बात है। 400 रुपये आएगी, नहीं आएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करा, बढ़ाया, ऐसे समझिएगा, जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया, एमआर को बढ़ाया, ऑटोमेटिकली लोन इशूड कैसा हो गया, लोन इशूड कम हो गया। समझ में आया। और अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दूं तो लोन इशूड बढ़ जाएगा। मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट में सिर्फ 100 रुपीज रखूं, तो लोन इशूड कितने का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर सिचुएशन, अगर कभी भी आपको लगता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की है, कभी भी इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो समझ जाइएगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को जो है, एमआर मतलब शॉर्ट में एमआर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में एमआर लिख देता हूँ, एमआर शॉर्ट में, ठीक है जी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि लोन जो है, लोन इशूड वो कम हो जाए। कम से कम लोन इशू होगा तो लोग डिमांड भी कम से कम ही करेंगे। अगर मान के चलिए डिफ्लेशन की सिचुएशन है, यानी अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो समझ जाइएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे जिससे कि लोन ज्यादा इशू होगा और डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये लॉजिक जो था वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ था। अगर आपको लगता है सच में समझ में आया मार्जिन रिक्वायरमेंट, फटाफट से ए फॉर एप्पल प्रेस कर दीजिए। और नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक हमको नहीं आया है तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली कोई आपको नहीं भी समझ में आया आप डाउट टाइप कर दीजिए। आपको इवन मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर दूंगा बोलने के लिए, आपको अगर कुछ बोल के पूछना है मुझसे तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, चलिए वेरी गुड भाई, अगर इतना समझ में आ गया तो अब इसके बाद तो खैर बचता है राशनिंग विच इज वेरी इजी। राशनिंग का क्या मतलब होता है, राशनिंग का सिंपल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को हम लोग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल देते हैं। आपको इसका दूसरा नाम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी मिलेगा। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि सेलेक्टिव क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो क्रेडिट जो है, वो क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और सेलेक्टेड का मतलब होता है चुनिंदा, मतलब सबको नहीं देना, चुन चुन के लोन देना है। तो यदि आपको लगता है, और राशनिंग का यहाँ पे जो मतलब आएगा एक तरीके से समझ के चलिए, राशनिंग का जो मतलब है एक तरीके से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आप लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। एग्जैक्ट मतलब तो नहीं बोलूंगा मैं,
लेकिन हाँ राशनिंग का मतलब आप लेके चल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सिचुएशन यदि कभी भी किसकी है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो समझ जाइएगा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, आरओसी, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट में आरओसी बोल देता हूँ। ठीक है जी, शॉर्ट में क्यों बोल देते हैं, पूरा पूरा लिखने का स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे आरओसी बोल दिया है। तो आप राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। राशनिंग का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देना, मतलब लोन जो है वो आसानी से इशू ना हो। तो ऑटोमेटिकली जब लोन आसानी से इशू नहीं होगा तो लोगों का डिमांड का लेवल नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आरओसी कम कर दिया जाएगा, जिससे कि डिमांड जो है लोग ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा जो होता है वो होता है आपका मॉरल शोषण। मॉरल शोषण जो इसका मतलब होता है, मॉरल शोषण का मतलब क्या होता है, मॉरल शोषण का मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं गुड इम्पैक्ट। ठीक है जी, गुड इम्पैक्ट। अब जैसे मान के चलिए, यदि मेरा गुड इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा तो मैं आपको कोई भी एडवाइस करूंगा आप फॉलो करेंगे, लेकिन यदि मेरा गुड इम्पैक्ट नहीं होगा आपके ऊपर तो आप जो है मेरी एडवाइसेस को फॉलो नहीं करेंगे। हम अपने पेरेंट्स की एडवाइसेस फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी नजरों में वो एक आइडल, हमारे आइडल होते हैं, इसलिए जो भी हमें वो सजेस्ट करते हैं हम उनको उसको उस चीज को फॉलो अप करते हैं। तो अगर गुड इम्पैक्ट है तभी तो फॉलो अप करेंगे। तो ये गुड इम्पैक्ट किसका है, गुड इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, गुड इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ओवर ओवर कमर्शियल बैंक। और ये जो गुड इम्पैक्ट होता है ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। आप कहोगे सर कैसे, समझ नहीं आ रहा। भाई जैसे मान के चलो आपके पेरेंट्स का आपके पास गुड, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर गुड इम्पैक्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज को करने से मना करते हैं या कहीं घूमने से, कुछ करने से, कोई भी आपका जो मन कर रहा है कुछ करने का और वो मना कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मान जाते हो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हर बात वो आपको डांटते ही होंगे हर चीज के ऊपर या हर चीज के ऊपर आपको सजा ही देते हैं, लेकिन कई बार जब वो बोलते हैं तो आप मान जाते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई बोल रहे होंगे तो ठीक बोल रहे होंगे। तो मतलब इस तरीके से अगर गुड इम्पैक्ट होता है तो हम किसी चीज को, किसी भी की भी एडवाइस को जो है वो आराम से फॉलो अप कर लेते हैं। और यही एक तरीके का हथियार भी है, किसके लिए, किसके लिए हथियार है, सेंट्रल बैंक के लिए। सेंट्रल बैंक के पास ये हथियार है कि क्योंकि सेंट्रल बैंक की एक अच्छी इमेज है, तो वो जो भी गाइडलाइंस इशू करता है कमर्शियल बैंक उसे मान लेता है, और माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर नहीं मानेगा, अगर आप थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं करते, तो जो जो बच्चे कहते हैं जो थर्ड पॉइंट फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए फोर्थ पॉइंट बनाया गया है डायरेक्ट एक्शन के। यदि आपने सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करा तो आपको जो है क्या किया जाएगा, पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, चाहे फाइन लगाया जाए या आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए या इस तरीके की कोई और आपको जो है पनिशमेंट दे दी जाए, तो कमर्शियल बैंक को पनिशमेंट मिल सकती है अगर वो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो शुरू की यहीं तक होती हैं, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट तक, मतलब क्वालिटी क्वांटिटेटिव की तो सारी इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रट लीजिएगा। और जो क्वालिटेटिव मैंने आपको पढ़ाया, तो क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। बाकी इनको आप एक रीडिंग भी कर लेते हैं इन तीनों को, तो ये राशनिंग को और मॉरल को और डायरेक्ट को, तो रीडिंग भी इनकी सफिशिएंट रहेगी लास्ट के तीन की। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का खत्म हो जाता है आज। और आज आपका दिन सैटरडे है, तारीख है 28।